बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़ी। कहने वाले तो कहते हैं और कहने वालों को कौन रोक सका है। जो ये कहते हैं कि लंगर खाने देने का वक्त आया तो लंगर खाने गायब, आइसोलेशन का वक्त आया तो पनाहगाहें गायब, मदद का वक्त आया तो वजीर गायब। लंगर खाने इसलिए बनाए थे कि गरीबों को मुश्किल वक्त में लंगर खाने से खाना मिलेगा। पनाहगाहें इसलिए बनाई थी कि मुसाफिरों को रहने की जगह मिल सकेगी। वक्त ज़रूरत ये पनाहगाहें लोगों के काम आएंगी। कोरोना वायरस के मरीजों को रखने के लिए इन पनाहगाहों को इस्तेमाल किया जाता तो मर्ज फैलने से रोका जा सकता था। अब कई माह से लंगर खानों पर लंगर खाने खुल रहे हैं। आज जब एक वबा ने लोगों से रोजगार छीन लिया, उनके घरों में भूख ने डेरे डाल लिए हैं, लेकिन लंगर खाने सुनसान पड़े हैं। यानी लंगर देने का वक्त आया तो लंगर खाने कहाँ चले गए। अगर हमने पनाहगाहें बना रखी थी तो आइसोलेशन का वक्त आया तो पनाहगाहें कहाँ चली गई। ट्रेनों को बंद करके खड़ा करने से तो बेहतर था कि उन्हें आइसोलेशन वार्ड या क्वारंटाइन के लिए मुख्तस कर दिया जाता। भारत ने यही कुछ किया है। कुछ ट्रेनों के अंदर तिब्बी इंतजाम किए और 6000 बेड से ज्यादा मुश्तमिल कंटीना बना दिया। यानी ट्रेनों के अंदर 6000 बेड लगा दिए और वो क्वारंटाइन बना दिए और हम ट्रेनें बंद करके बैठ गए। अब जिन्होंने ये काम करना है वो भी खुद को कमरा बंद करके बैठ गए हैं। हुकूमती शख्सियात यानी जो अहम लोग हैं वो भी मंजर-ए-आम से गायब हैं। जबकि हेलीकॉप्टर और जहाज पर वो जो सियासी तोड़फोड़ होती थी और ये जो हेलीकॉप्टर जहाज सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होते थे, आज उनके जहाज और हेलीकॉप्टर लोगों की इमदाद के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहे। सबसे ज़्यादा कभी जहांगीर तरीन साहब की महसूस हो रही है। वो तो मैन ऑफ द क्राइसिस है। गंदम का मसला हो, चीनी की किल्लत हो या बहरान हो या फिर सियासत को कोई मसला दरपेश हो, हुकूमत का इक़्तिदार खतरे में हो तो जोड़ तोड़ रूठने मनाने के टास्क हो तो हुकूमत की हर मुश्किल में जहांगीर तरीन सबसे आगे खड़े नजर आते थे। लेकिन आजकल वो भी मंजर-ए-आम से गायब है। क्या मौरख ये लिखेगा कि MNAs और MPs को खरीदने वाले हेलीकॉप्टर की जब इंसानियत को जरूरत पड़ी तो उसका पेट्रोल खत्म हो गया। मुराद सईद जो अपोजिशन को तुर्की जवाब देने में अपना सानी नहीं रखते, शोला बयान मुकर्रर समझे जाते हैं। शहरयार अफरीदी वो भी कहीं गायब है। इमरान खान के सबसे अहम साथी परवेज खटक जिन्हें माहिरीन सियासी अमूर समझा जाता है, अपोजिशन के साथ सियासी मुफावत में उनको हमेशा आगे देखा गया, लेकिन आजकल वो भी मंजर-ए-आम पर नहीं है और फ्रंट फुट पर खेलते दिखाई नहीं दे रहे। शीरीन मज़ारी जो हकूक़ इंसानी की चैंपियन है वो भी इन दिनों लाइमलाइट में नहीं है। वज़ीर दाखिला एजाज शाह का तो बहुत अहम रोल है। जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके लग रहे हैं, फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल हो रहे हैं, तो खारजी हालात पे उनको भी सामने होना चाहिए था। वो कहा है। शायद ये सब लोग काबीना के इजलासों में शरीक हो रहे हैं और इजलास वीडियो लिंक के जरिए हो रहे हैं, यानी अपने अपने घरों पर है और वीडियो लिंक पर वजीर बैठे हैं। अब सवाल ये नहीं कि लंगर खाने कहाँ चले गए, पनाहगाहें क्यों आइसोलेशन वार्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुई। सवाल तो ये कि उनकी अहमियत और अफादियत क्या बस इतनी है कि जब वक्त पड़े उस वक्त ये सब चीज़ें मुयसर ना हो। वुज़रा तकरीरों में तो सियासी मुखालिफिन के परखच्चे उड़ाते हैं, उसमें तो पेश थे, लेकिन जब कौम पर वक्त बन रहा है तो 2-4 लोग ही नजर आते हैं। हुक्मरान जमात की कोर कमेटी के लोगों से ज्यादा वो लोग इफेक्टिव नजर आते हैं जिन पर गैर मुंतब होने का इल्जाम है। डॉक्टर फरदौस अल शकवान, हफीज शेख, डॉक्टर जफर मिर्जा, बाकर रजा या फिर NDMA वाले काम करते नजर आते हैं। अपोजिशन के लोग भी मंजर-ए-आम पर हैं। शहबाज शरीफ रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोज आके तजावीज़ मशवरे देते हैं, नुक्ताचीनी भी कर रहे हैं, तजावीज़ भी दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फजलुर रहमान, हत्ता के चौधरी बरादरान भी मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। अब हो सकता है कि खास साहब की टीम कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रही हो, तो लगता है यूँ कि फैसल वाडा, मुराद सईद, शहरयार अफरीदी वगैरह कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त करने के बाद ही मंजर-ए-आम पर आएंगे। प्रोग्राम में और भी हम मौज़ूआत शामिल है, देखते हैं हाईलाइट। हमें ये गुफ्तगू करते रहने चाहिए, हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए, मगर ना कल भी मीडिया में मसाइल थे, आज भी मीडिया में मसाइल हैं और कल भी मीडिया में मसाइल रहेंगे। ये अलहदा बात है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, कुछ उंज भी रावां औखियां सन। आप लोग ये नहीं समझते कि ये ज़ायरीन जो हैं ये जब कुम से चलते हैं ईरान में तो मशहद से होते हुए जब तफ्तान तक पहुंचते हैं तो ये इकट्ठे ट्रैवल करते हैं 1400 किलोमीटर। इन्हीं एक ही बसों में रहते हैं, एक ही होटलों में रहते हैं, फिर तफ्तान पहुंचते हैं।
ये पूरे मुल्क के लिए, क्योंकि पंजाब में भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, कराची में भी, और पंजाब में तो अब डेथ्स भी बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। जो सस्पेक्टेड केसेस हैं उनकी भी डेथ्स बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, और वहाँ पे डेली 6-7 मैयतें हम तदफीन कर रहे हैं। दुनिया को आप रहने दें, हमारे पास $2 ट्रिलियन नहीं हैं, हमारे पास वो पैसे नहीं हैं जो बरतानिया ने स्टिमुलस पैकेज दिया है, जो इटली ने दिया है, जो फ्रांस दे रहा है, हमारे पास वो नहीं है, हमारी जेबें खाली हैं। सियासत, ओ भाई मेरे, इस मुल्क को हम सियासत के जरिए चलाते हैं। हम रोज कहते हैं यार इस मुल्क को सियासी निजाम बहाल करो, सियासी निजाम ठीक करो, सियासत को ठीक करो। अगर सियासत बुरी है तो इसके जरिए मुल्क क्यों चलाते हो? अगर ये खराब है तो इसको बंद कर दो। और यार सियासत का जुर्म नहीं है। आपको तो करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है किट्स के ऊपर, लिहाजा एक इम्पोर्टेंट ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक ऐसी किट बने जो कि हमारे इंडिजिनस हो, हमारी मुकामी हो, और फिर उसकी कीमत कम हो। नस्ब ने बड़ा जबरदस्त इसमें काम किया, उन्होंने किट्स बना ली। अच्छा, अब वो ये राय है आदिल, ये तो कोई दुनिया की जितनी बड़ी भी बेस्ट इकोनॉमी है आपने देख लिया, इतने बड़े चैलेंज को वो भी ओवरकम नहीं कर सके। तो हमारा तो पहले ही जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि एकदम से इतना बड़ा लोड ले सके। लिहाजा कीपिंग इन व्यू दी ग्राउंड रियलिटीज, इत्मीनान का तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो ज़्यादा परेशान कुन लोगों को बात होती है कि शायद जब वो कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव होंगे तो उनको अस्पतालों में ले जाया जाएगा। इम्पोर्टेंट ये है कि ये इसलिए लीक किया जाता है, पैसे नहीं दिए गए, तो यहाँ पर आप तो पता नहीं क्या देख रहे हैं और क्या मंजरनामा है। मुझे तो यहाँ पर अफरा तफरी नजर आ रही है। मुझे तो लग रहा है कि लोग घरों में नहीं बैठेंगे, बाहर निकल आएंगे। तो डॉक्टर इमरान खान तो आपकी पार्टी के हैं, आप MNA हैं। सर मैं रोज कह रहा हूँ, मुझे सोशल मीडिया पर गालियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1670 होगी। कराची में मजीद 2 अफराद जाँ बहक होने से मुल्क भर में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की ऑफिशियल तादाद 20 हो गई। यानी सरकारी ज़राए के मुताबिक 20 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। 11 की हालत तशवीशनाक है, 28 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। जबकि गैर सरकारी ज़राए और बहुत से हल्के इस बात का दावा कर रहे हैं कि मरने वालों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है और इसको सरकारी तौर पर रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में 593, सिंध में 508, बलूचिस्तान में 144, खैबर पख्तूनख्वा में 195, गिलगित बल्तिस्तान में 128, इस्लामाबाद में 51, जबकि आज़ाद कश्मीर में 6 मरीज ज़ेर इलाज है। जबकि सिंध में 2 मरीजों की हलाकत के बाद सिंध में हलाकतों की तादाद 5 हो गई। कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव और एहतियाती तदाबीर के तहत मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। पुलिस, रेंजर और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के नतीजे में मुस्तहक अफराद की मदद करने और उन्हें रकूम की फराहमी का तरीक़ेकार तय कर लिया। महकमा दाखिला सिंध ने वजारत ख़ज़ाना और वजारत दाखिला को खत लिखा है, जिसके तहत मोबाइल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत मुस्तहक अफराद को पहले रजिस्टर किया जाएगा, फिर उनकी मदद की जाएगी। खत के मतन के मुताबिक ज़रूरतमंद अफराद के डेटा की नादरा से भी तस्दीक कराई जाएगी। एक ख़ानदान के सिर्फ एक ही फ़र्द को रजिस्टर किया जाएगा। ताहम बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये मौजूद होने की सूरत में इस फ़र्द को ज़रूरतमंद तस्वर नहीं किया जाएगा। स्टेट बैंक ज़रूरतमंद दरख्वास्त दहिंदा के बैंक अकाउंट के जरिए तस्दीक करेगा। सिंध हुकूमत ने मुस्तहक अफराद की तलाश के लिए FIA की मदद लेने का भी फैसला किया है। जबकि चीन से कोरोना वायरस का तिब्बी सामान लेकर तीसरा जहाज भी कराची पहुंच गया। इसके अलावा मुल्क भर में कोरोना वायरस के हवाले से इक़दाम जारी हैं। पंजाब में भी कोरोना वायरस के हवाले से और लोगों को राशन पहुंचाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से तकरीबन 199 ममालिक मुतासर हुए और हलाक होने वालों की तादाद 33,000 यानी 34,000 हो चुकी है, जबकि मुतासरीन की तादाद 7.5 लाख से तजावज़ कर चुकी है। स्पेन अमवात के हवाले से चीन से भी आगे निकल गया। स्पेन में एक ही दिन में 861 अफराद चल बसे। चीन में अब तक 3,304 अफराद हलाक हो चुके हैं। फ्रांस में 292, बरतानिया में 209, नीदरलैंड में 132, जबकि ईरान में मजीद 123 अफराद कोरोना के बायस चल बसे। गुज़श्ता 24 घंटों में इटली में हलाक होने वालों की तादाद 756 हुई है, जिसके बाद इटली में मरने वालों की तादाद 10,789 तक पहुंच गई है, जबकि 10,700 से ज़ायद मज़ीद शहरियों में वायरस की तस्दीक हुई है। इटली में मुतासरीन की तादाद 97,000 से बढ़ गई है। अमेरिका में भी कोरोना वायरस के केसेस में खैरत अंगेज तौर पर इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में मुतासरीन की तादाद 1,42,000 से तजावज़ कर गई है, जबकि एक ही दिन में 251 अमरीकी हलाक हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में
20 लाख अमवात होने का खदशा जाहिर किया है और वो कहते हैं कि खौफनाक सूरत हाल का सामना है। अमरीकी सदर के मुताबिक अगर अमरीका में अमवात को 1 लाख तक महदूद कर लिया गया तो इसे बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाएगा। अमरीकी सदर ने बहुत ही अहम और खैरत अंगेज बातें की हैं। अमरीकी सदर ने अमरीका में लॉकडाउन और समाजी फासला रखने की तारीख 12 अप्रैल से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। अमरीकी सदर ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि अमरीका में इक़्तिसादी प्रेशर की वजह से लोग खुदकुशियाँ कर सकते हैं। इंडोनेशिया में मजीद 12, मलेशिया में 8, सऊदी अरब में 4, लबनान में 2, मुत्तहिदा अरब अमारात और मराकश में मजीद एक शहरी चल बसा है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए सऊदी अरब ने चौथे रोज भी शहर जद्दा को लॉकडाउन कर दिया। सिंगापुर ने सेल्फ आइसोलेशन के खिलाफ करने वाले शहरी का पासपोर्ट मनसूख कर दिया। जनूबी कोरिया ने भी मुल्क में आने वालों पर 2 हफ्तों की सेल्फ आइसोलेशन जो है वो लाजमी करार दी है। तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के हवाले से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, जबकि मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी के खिलाफ कोरोना वायरस के फैलाव की तहक़ीक़ात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जस्टिस अतमुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त मुल्क को बड़े बहरान का सामना है। इख्तलाफात बुलाकर इकट्ठे होकर ये जंग जीती जा सकती है। आपस में तकसीम ना आपके और ना अदालत के मुफाद में है। सिविल सोसाइटी ने अपनी दरख्वास्त में तफ्तान बॉर्डर से ज़ायरीन की आमद में हुकूमती नाइली और जुल्फ़ी बुखारी के किरदार की तहक़ीक़ात की इस्तदा की थी। दरख्वास्त गुजार ने केस के इल्तवा की भी दरख्वास्त की, लेकिन अदालत ने तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को कोरोना वायरस के पेश नज़र कैदियों को जमानत पर रिहा करने से रोक दिया। रेलवे हुकाम ने कोरोना वायरस के बावजूद कराची, पेशावर समेत कई शहरों के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने के लिए शेड्यूल वज़ीर रेलवे शेख रशीद को भिजवा दिया, जो प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के बाद इन ट्रेनों को चलाने का ऐलान करेंगे। भारत में 26 सूबों के दरमियान 13,500 मुसाफिर ट्रेनें रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेट करती है, लेकिन वबा के खदशे के पेश नज़र भारत ने 21 रोज के लिए ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल कर रखा है, जबकि पाकिस्तान रेलवे ने ऑपरेशन की मुअत्तली के 4 रोज बाद ही लाहौर, कराची, पेशावर, हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद ऑपरेट के दौरान मुख्तलिफ क्लासों पर मुश्तमिल 6 ट्रेनों को चलाने का शेड्यूल बना दिया है। जरा ये कहते हैं कि इन ट्रेनों का छोटे स्टेशनों पर 10 मिनट और लाहौर, कराची, रोहड़ी समेत बड़े स्टेशनों पर 25 मिनट का स्टॉप रखा है। इसी वाले से आज एक अहम फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी किया और हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि PMDC को फौरी खोल दिया जाए। वफाकी हुकूमत पर और सख्त बरमी का इजहार किया गया। PMDC को अदालती हुक्म के बावजूद बहाल न करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर कोर्ट ने समाअत की। PMDC के मुलाजिम ने बताया कि हुकूमत ने अदालती हुक्मात पर अमल नहीं किया और हमें 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली। सेक्रेटरी हेल्थ की अदालत पेश न होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तियारी ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मैं सेक्रेटरी हेल्थ को 6 माह के लिए जेल भेजने का हुक्म देता हूँ। ऐसे तो जाए और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजें। हुकूमत अदालत की तौहीन कर रही है। वज़रा और आला हुकाम को जेल भेज देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, जेलें उन्हीं के लिए बनी। एमरजेंसी में वफाकी हुकूमत जो काम कर रही है वो तबाहकुन है। सेक्रेटरी से कहें कोरोना टेस्ट करवा कर आए, इसे आज ही जेल भेजूंगा। वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म और वज़ीर सेहत को शर्म आनी चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तियारी ने हदायत की 1 घंटे में PMDC का ताला तोड़कर अदालत को आगाह करे। मैं अपने फैसले को इस सतह पर ले जाऊंगा कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वफाकी हुकूमत अदालत के मुंह पर थप्पड़ मार रही है। वजारत वालों को समझाएं कि जेल चले जाएंगे तो इन जैसे हो जाएंगे जो जेलों में बंद है। अभी जाएं और PMDC के ताले तोड़कर रजिस्ट्रार को उनके दफ्तर में बिठा कर आए। अदालती फैसले पर अमल दरामद न करना तौहीन अदालत है। वफाकी हुकूमत को ज़ेब नहीं देता कि इस तरह का रवैया अपनाए। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देखें प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। खबर आपसे शेयर करते हैं जी। डॉलर मुल्की तारीख में सबसे बुलंद सतह पहुंच गया। आज भी 1-1.5 रुपये इंटर बैंक में इजाफा हुआ। डॉलर फ्लैक्चुएट कर रहा है, लेकिन जो अभी आखिरी खबर आने तक खबर थी, डॉलर 166 रुपये का हो गया और ये मुल्की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह। इसके अलावा आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर रही हैं और अमेरिका में तेल की कीमत इंतहाई कम हो गई है और एक बैरल की कीमत हो गई है जी $20.39। ये अमेरिकी तारीख में इंतहाई कम सतह है। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें गिर रही हैं। $20 का एक बैरल हो गया है और ये पिछले दिनों जब ये वबा नहीं फैली थी तो ये तकरीबन $70-80 फी बैरल था। तो कीमतें ऑलमोस्ट जो है वो 100% जो है वो डाउन चली गई हैं। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की और जो मुल्क के अंदर हो रहा है। तहरीक इंसाफ के MNA हैं आमर लियाकत, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है
देखते हैं कि उन्होंने इमदाद के हवाले से और हुकूमती पॉलिसी के हवाले से कुछ बातें की। हम देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। आमिर लियाकत। पैसे नहीं दिए गए तो यहाँ पर आप तो पता नहीं क्या देख रहे हैं और क्या मंजरनामा है। मुझे तो यहाँ पर अफरा तफरी नजर आ रही है। मुझे तो लग रहा है कि लोग घरों में नहीं बैठेंगे, बाहर निकल आएंगे। तो डॉक्टर इमरान खान तो आपकी पार्टी के हैं, आप एमएनए हैं। सर मैं रोज कह रहा हूँ, मुझे सोशल मीडिया पर गालियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। मैं अगर कोई बात समझा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसको इस तरह से करना चाहिए तो नहीं सुन रहे, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। जबकि हकूकी उसूली तौर पे होना चाहिए था कि मुंतखब अराकीन वहां पर बैठे होते। अब 2 दिन से वहां पर असद उमैर और ये खुसरो बख्तियार बैठे, इससे पहले वहां पर हफीज शेख और वो बैठ रहे थे अली जफर। अब मसला ये कि आप जब मुंतखब अराकीन से पूछेंगे तो वो बताएंगे ना। मुंतखब अराकीन ग्राउंड पर है, आप मुझे ग्राउंड पे देख रहे हैं, मुझे पता है इस वक्त क्या परेशानी है, मैं जानता हूँ इस वक्त क्या परेशानी है। मुझसे पूछे ना। तो भूख के बाद पता ना आदमी को नजर कुछ नहीं आता नजर। मैं जब भी कह रहा हूँ मुझसे पूछे, मैं बताऊँ कि खान साहब यहाँ तशरीफ लाइए, खान साहब यहाँ भिजवाइए, ये होना चाहिए। वो बात नहीं करने दे रहे, बल्कि जब बात करो तो गालियां देना शुरू कर देते, गंदी गंदी गालियां, मादर पितर आजाद गालियां। तो आप मुझे बताइए क्या बात करे इंसान, कैसे करे? यानी मैं आपकी बातों से अंदाजा लगा लूं कि भले कोई भूख से मर जाए, वफाक की तरफ से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपको बताऊं, हमें 250 बैग मिलने थे। अभी सुनिएगा, 250 2,500 2,500 का ये लाइन्स एरिया पता है कितना डॉक्टर साहब आपका? 250 पर एमएनए पर डिस्ट्रिक्ट। 250 वो भी नहीं मिले। 4.5 करोड़ की आबादी है, वो भी नहीं मिले अभी तक। हम कहाँ से जमा करें? इनको अंदाजा नहीं हम कितने बुरे हालात में। 14 सीटें दी हमने, ये पूरे शहर ने, कराची ने। तो मकसद है कि अगर ये मिलकर काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? 250 बैग से क्या होगा? आप कितने बना रहे हैं? हम कितना बांटेंगे? 6,000 बैग रोजाना बांट लेंगे। 6,000 तो बांट रहे हैं हम, बन तो यहाँ पे कोई 10,000 से भी ज्यादा रहे ना। लेकिन तो आप एक रात में बना रहे हैं। आप सोचिए आपको कब कब देना पड़ रहे होंगे और यहाँ पर नहीं है। हम क्या करें मुझे बताएं। मैं खुद कितना परेशान हूँ। मेरा लाइन एरिया आपने देखा है, जेट लाइन, एबीसीनिया लाइन, जो बरजट्टा लाइन, जैकब लाइन, वहाँ पे लोग रो रहे हैं। मार्टिन क्वार्टर से, जमशेद क्वार्टर से, जमशेद ईस्ट से, जमशेद वेस्ट से, वैसी घरों पर तलवार लटक रही है, उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं मुझे बताएं? मैं कहां से जमा करूं? मैं कहां से लेकर आऊं? मैं क्या लोगों को खैरात सदका कब तक खिलाता रहूं? मैं सैयदों को तो नहीं खिला सकता, खैरात सदका नहीं खिला सकता। मैं वो खजूर थुकवा दी थी रसूलुल्लाह ने हज़रत इमाम हसन की, आख थूक दो, हम सदका नहीं खाते। तो सादात का क्या कसूर है? सादात को कैसे देंगे आप? यानी हम फातिहा पढ़ लें वफाक की तरफ से? रुलते गए पर चस बड़ी आई है। ये तब्दीली है और ये अवाम का एक मुंतखब एमएनए आमिर लियाकत है, जो खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्हें अपनी जमात के लोगों को समझाने बुझाने या मशवरा देने पर उनकी अपनी जमात के लोग ही गालियां देते हैं। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अपोजिशन या मीडिया को कितनी गालियां पड़ती होंगी जो हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं या हुकूमत का पोल खोल रहे हैं। आमिर लियाकत का वैसे शिकवा करना बनता नहीं कि उन्हें उनकी जमात के लोग बुरा भला कहते हैं, गालियां निकालते हैं। बदकिस्मती से ये काम वो खुद भी करते रहे और उन्होंने कौन सा कभी अपने लोगों को इस बुरे काम से रोकने की कोशिश की है। तो मसला सिर्फ एक आमिर लियाकत का नहीं है, ये हाल मुल्क भर के जो एमएनए एमपीज़ हैं सबका यही हाल है। और एमएनए एमपी तो जब से हुकूमत बनी है आवाम से गालियाँ खा रहे हैं, शर्मिंदा फिरते हैं, लोगों को फेस ही नहीं करते। पहले तरक्याती काम ना कराने पर, फिर हुकूमत की कारकर्दगी पर, और अब कोरोना वायरस की वबा के दौरान मदद ना करने पर। आमिर लियाकत को तो अब एहसास हुआ है जब वो खुद ज़मीन पर आकर बैठते हैं। और असल मसला यही है, अगर अवाम के साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर अवाम इनका साथ नहीं देंगे, वोट बैंक टूट जाएगा, इन्हें एमएनए कौन बनाएगा। तो ये मन चले का सौदा है, वरना हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि जब इक़्तिदार का नशा चढ़ता है तो फिर अवाम कीड़ों मकोड़ों से बदतर नजर आते हैं, और जब ये नशा उतरता है तो फिर सीने में अवाम का दर्द उठने लगता है। आगे बढ़ते हैं और ख़ास हमने सहाफ़ियों से मुलाकात में शिकवा किया था कि सहाफ़ी मुझे ये नहीं बताते कि कौन से वज़ीर ने करप्शन की है, किसने नहीं की। इरशाद भट्टी उस मुलाकात में मौजूद थी। सवाल ये पूछा गया कि क्या प्राइम मिनिस्टर उन लोगों को गिरफ्तार करेंगे जिन लोगों के बारे में उन्हें बताया गया कि वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उनमें वज़ीर भी थे, बहुत से केसेस थे, उनकी एक लंबी फहरिस्त है। तो इरशाद भट्टी उस पर तबसरा तज़किया कर रहे हैं, ज़रा उनकी सुन लें फिर बात करते हैं। रऊफ क्लासरा साहब ने सख्त सवाल किया, मालिक साहब ने
सख्त सवाल किया और वो उसके बाद 5 दिन से बेचारे परेशान हैं कि ट्रोल्स सोशल मीडिया पर उनके पीछे पड़ गए हैं और गली जुबान उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। कल नसीम जहरा साहिबा ने शायद कोई सख्त सवाल कर दिया था, उनके हवाले से भी सोशल मीडिया भरा पड़ा है, तो सहाफ़ी सवाल न करे, वज़ीर आज़म कार्रवाई करेंगे? आपको लगता है अगर किसी करप्ट वजीर की निशानदेही की गई या किसी की शिकायत सामने आई या वो सहाफ़ी गया सोशल मीडिया के हाथों? देखिए, इस बहस से हटकर के मीडिया किस किस्म की, किस तरह की और कितनी आज़ादी चाहता है, और ये इस बहस से भी हटकर कि हुकूमतें हमें किस किस्म की आज़ादी देकर बड़ी आसानी से कह देती हैं कि आपको तो मगरब से भी ज़्यादा आज़ादी है। हमें ये गुफ्तगू करते रहने चाहिए, हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए, मगर ना कल भी मीडिया में मसाइल थे, आज भी मीडिया में मसाइल हैं और कल भी मीडिया में मसाइल रहेंगे। ये अलहदा बात है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ सानू मरण दा शौक। क्या कैसे शेर जरा दुरुस्त करें इसको वजी सानी साहब? कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी, कुछ शेर भी लोग भी जालिम सन, नहीं कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच इशक दा तोक भी सी, कुछ शेर भी लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। जी हाँ, तो लिहाजा कौन सी हुकूमत थी जिसने मीडिया को आज़ादी दी है? कौन सी हुकूमत होगी जो मीडिया को आज़ादी देगी? अपोजिशन में और चेहरा, हुकूमत में और चेहरा, ट्रंप, मोदी, इमरान, तीनों मीडिया के पहलवान। और आज ट्रंप का अमेरिका देख ले, मोदी का भारत देख ले, इमरान खान का पाकिस्तान देख ले। और कोई वजीर पैसा बना रहा है तो मीडिया सामने लाए, ठीक कहा वजीर आज़म ने, लेकिन वो अद्वियात स्कैंडल भी था, आटा चीनी भी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी थी, और वो वज़ीर जिनके असास से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर गए हैं वो भी हैं। कि किसी वज़ीर आज़म ने करप्ट के अपने बंदे के खिलाफ कार्रवाई की है, ना करेगा। आप भी अपनी जद्दोजहद जारी रखें, वो भी जद्दोजहद जारी रखें। ठीक है, आपने ट्रंप से और मोदी से मिला दिया, खान साहब भी नाराज़ हो जाएंगे और सोशल मीडिया भी आपसे नाराज़ हो जाएगा। हकीकत तो ये है कि खान साहब ने जिसके बारे में भी जो कुछ कहा, जिस पर जो भी इल्ज़ाम लगाया, वक्त के धारे ने वो सब कुछ उनके सामने ला खड़ा किया। जो कुछ वो मोदी ट्रंप के बारे में कहा करते थे, जो नवाज शरीफ और पिछली हुकूमतों के बारे में कहा करते थे, वो सब बातें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। आज लोग उनको मोदी और ट्रंप का हम पल्ला करार देकर वही बातें उन्हें लौटा रहे हैं, और ये कहने वाले कोई और लोग नहीं हैं, बल्कि ये वही तबका है जो खान साहब के तब्दीली के नारे के आगे भगड़े डालते नहीं थकता था और उनके सियासी मुखालफिन को ज़ाती मुखालफिन समझकर उनकी दिन रात बैशिंग करता है। अब बात निकली है तो बड़ी दूर तक लग जाएगी। जहाँ तक ये सवाल है कि खान साहब ने मीडिया को ये कहा था कि उन्हें किसी वजीर की करप्शन के बारे में बताया जाए, तो उसकी एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। शाद भट्टी ने भी गिनवा दी है और ये सबकी फिंगर टिप पे है। BRT से लेके अद्वियात और फिर गंदम और चीनी के बहरान तक, क्या किसी वजीर के खिलाफ या किसी ऐसे शख्स के खिलाफ जो हुकूमत के साथ काम कर रहा हो, किसी एक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई? ना हुई है, ना होने का इम्कान है। लेकिन चूंकि खान साहब कहा करते थे कि मैं ये सब कुछ करूंगा, मैं सबसे पहले अपनी सफों में लोगों को पकड़ूंगा, वो भी पलट कर बात उनके सामने आ गई है। अब वो अपने कहे पे अमल नहीं कर सके। मोदी और ट्रंप को तो दुनिया अच्छे अल्फाज में बिल्कुल याद नहीं करती, तो फिर खान साहब कहाँ खड़े हैं ये समझना मुश्किल नहीं है। इन तीनों लीडरान को मीडिया से मकबूलियत मिली थी, अब ये तीनों मीडिया के सख्त मुखालफिन में से। आगे बढ़ते और थिंक टैंक में गुफ्तगू कर रहे हैं याज अमीर, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। कह रहे हैं कि कर्जों को रीशेड्यूल करने के हवाले से बात होनी चाहिए। इमरान खान साहब तो पहले ये भी कह चुके हैं कि आप हमारे कर्जी माफ़ कर दें ताकि हम इस वबा से अच्छी तरह निपट सकें। आप ये बताइए, मईशत की बहाली करने में इस दुनिया को, पाकिस्तान को कितना वक्त लगेगा? दुनिया को आप रहने दें, हमारे पास $2 ट्रिलियन नहीं हैं, हमारे पास वो पैसे नहीं हैं जो बरतानिया ने स्टिमुलस पैकेज दिया है, जो इटली ने दिया है, जो फ्रांस दे रहा है, हमारे पास वो नहीं है। हमारी जेबें खाली हैं। यहाँ पे बोल्ड डिसीजंस लेने चाहिए। हम हाथ फैलाते रहेंगे तो IMF ने हमारे उस हाथ में कुछ नहीं देना। इनसे तवक्को की जा रही थी, अब भी की जा सकती है कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने फैसला करना है। मुक़्तदर इदारे जो हैं, जो उनके साथ हैं, जो मुआवनत कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये फैसले पाकिस्तान ने करने हैं। हम अपना कर्जा जात वापस नहीं कर सकते इस वक्त। हमें कहना चाहिए कि रीशेड्यूलिंग के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें और कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है और इमदाद की नहीं है। हम इंटरेस्ट
और जो हमने वो जो हमने लोन्स पे वापस करना है हम नहीं दे सकते जब तक, जैसे जब आप कहते हैं कि आप बिल ना दें यहाँ पे, जो यहाँ पे लोन्स है वो आप कर दें, तो वही चीज़ बाकी मुल्कों में हो रही है, वही चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे होती है। IMF को हमें साफ जवाब देना चाहिए। और इसमें वो जो आप कह रहे हैं ना दवाई, एक तो कोरोना वायरस की है, कोई टीका आप ढूंढें जो आप हफीज़ शेख साहब को लगा सकें और जो बाकर रजा साहब को लगा सकें, उनकी कुछ रीढ़ की हड्डी में कोई थोड़ी सी ताकत आए। और ये दुआ करनी चाहिए कि इमरान खान साहब को भी कुछ थोड़ी सी अकल आए कि इस वक्त क्या करना चाहिए। मैं आज तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, IPPs के बारे में सोचना चाहिए, सख्त फैसले करने चाहिए। PIA की फ्लाइट्स जो हैं ग्राउंडेड हैं, कोई जहाज नहीं चल रहे। कतर एयरवेज चल रहा है और कतर एयरवेज ने जो कीमतें वो टिकटों की मांग रहे हैं, एक एक की वो आप पूछ लें कि जो स्ट्रैंडेड हैं, जो लोगों ने जाना है या आना है, उनकी कीमतें क्या हैं। ठीक है, हमें PIA का वो जो करना चाहिए, वो तनख्वाहें जो हैं वैसे वो ले रहे हैं। रिस्ट्रक्चर PIA को करना, इस सफ़ेद हाथी को लगाम डालने का ये मौका है। स्टील मिल्स, सफ़ेद हाथी को ख़त्म करने का ये सुनहरी मौका है। ये लेकिन ये आप करें, आप तो रोज़ टोटके करके 4-5 सहाफ़ी बुला के आप एक बार तमाशा कर देते हैं। भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हिम्मत होनी चाहिए। फैसले तो आप करें, फैसले कोई नहीं हो रहे। फैसले फिलहाल देखिए, इसे आप हुक्मरान जमात की खूबी समझ लें या खामी समझ लें, एक वक्त में एक ही काम करते हैं और पूरी डेडिकेशन से करते हैं, पूरी तवज्जो से। जिस तरफ खास का मुंह होता है, पूरी हुकूमत बाजमात उस तरफ चल पड़ती है और यूं लगता है कि सिर्फ एक ही तरफ फोकस है, एक ही काम हो रहा है। अपोजिशन के साथ मैच शुरू हुआ, एहतसाब तो फिर कुछ नजर नहीं आया सिवाय एहतसाब और अपोजिशन के। तजारती के सारा कम करने चले तो ऐसा कम किया कि अब तजारत ही नहीं रही। अंडों मुर्गियों की कंपेन चली तो सारे उसके गुण गा रहे थे। वज़ीर आज़म हाउस और गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोलने चले तो उस पर कई हफ्ते तमाशा लगा रहा। फिर 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घरों की बात हुई तो लोगों ने नौकरियों की बारिश शुरू कर दी। अब कोरोना वायरस मिल गया और सुबह शाम मीडिया पर बैठे हैं। ये वही मीडिया जिसे दिन रात बुरा भला कहा जाता है, गालियां दी जाती हैं, लोगों के प्रोग्राम बंद कराए गए, लोग बंद कराए गए। अब इसी मीडिया को रोज सामने बिठाया होता है और अपने कारनामे बयान करते हैं। अब आवाम की तो मजबूरी है, वो घरों में रहने पर मजबूर है। अगर हुकूमत को गलती करे भी तो इस वक्त उसको 7 खून माफ है, क्योंकि एहतजाज करने वाला कोई नहीं, जुलूस निकालने वाला कोई नहीं, जलसा करने और धरना देने वाला कोई नहीं, हो ही नहीं सकता क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा है। तो जो चाहे आपका हुस्न क्रिश्मसाज करे, लेकिन निज़ाम हुकूमत इस तरह चल रहा है कि जो करने के काम है लगता है कि उनको कोरोना वायरस हो चुका है। यानी बाकी निज़ाम को अपना काम करना चाहिए था, लेकिन सारा निज़ाम जैम है। और जब तक हाँ सब अपना रुख किसी और तरफ नहीं बदलेंगे, बाकी भी वही कुछ करते नजर आएंगे। यानी जैसी कोको वैसी कोको के। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथियों के। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं फ़ार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू करें कमरुज़्ज़मा कायरा पीपल पार्टी के हम रहनुमा है। उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि अपोजिशन क्यों आखिर हुकूमत के साथ नहीं चलती, या मसला क्या है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, क्यों कोऑर्डिनेशन नहीं है। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब। सियासत, ओ भाई मेरे, इस मुल्क को हम सियासत के जरिए चलाते हैं। हम रोज कहते हैं यार इस मुल्क को सियासी निज़ाम बहाल करो, सियासी निज़ाम ठीक करो, सियासत को ठीक करो। अगर सियासत बुरी है तो इसके जरिए मुल्क क्यों चलाते हो? अगर ये खराब है तो इसको बंद कर दो। और यार सियासत का जुर्म नहीं है, मनफी सियासत का जुर्म है। मनफी सियासत मत करो, पॉइंट स्कोरिंग मत करो। सियासत लीडरशिप है, सियासत रहनुमाई है, सियासत मसाइल का हल है, स्टेट्समैनशिप है। खुदा के लिए इसको गालियां मत दे। मगर कायरा साहब, जो जंगी सूरत हाल होती है उसमें सियासत एक तरफ होती है और फिर मुल्की मफाद में सब लोग एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। सुने, कभी हुआ कि जंग में आगे सियासत बंद हो गई हो, कभी ये हुआ कि वज़ीर आज़म और काबीना खत्म हो गई हो। वो सारा सियासी अमल होता है ना यार, खुदा के लिए समझने की कोशिश सर, कम से कम सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती ना। इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग के तो वक्त नहीं है। सियासत न करें, सियासी पॉइंट स्कोरिंग न करें। हमारा तो बयानिया खराब हो गया, बर्बाद हो गया, इसलिए कि इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ ने और मार्शल आई सोच ने सियासत को गाली दे दे के इतना बुरा कर दिया कि हम खुद, मैं भी कहता हूँ सियासत ना करो।
और आखिरी गुजारिश नहीं सर, ये बहस नहीं है, बहस ये नहीं है। बात ये है कि जो जरूरत आप महसूस कर रहे हैं वही जरूरत पीटीआई भी महसूस कर रही है। आज कोर कमेटी का इजलास हुआ तहरीक इंसाफ की, और उसमें जो एजेंडा था उसमें एक पॉइंट ये भी है कि सियासी जमातों का ताउन, तो वो ताउन जो है वो नहीं चाहते। ये कहना इनको और बात है, वज़ीर आज़म चाहते नहीं है, ये होगा नहीं। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, वज़ीर आज़म हाँ काबीना चाहेगी या पार्लियामान चाहेगी, सूबाई असम्बलियां चाहेंगी, गवर्नमेंट चाहेंगी, हम हाजिर होंगे, अपोजिशन करेगी। ये वज़ीर आज़म खुद सैबोताज करेंगे और वो एक प्लान के तहत कर रहे हैं। वो किसी जमात को इस पे शेयर नहीं बनाना चाहते साथ, ये तयशुदा है। बहुत सख्त बात है सर। ये मियां जावेद लतीफ साहब, अगर तहरीक इंसाफ ने आज तक 1.5 साल की सियासत में कोई एक कदम ऐसा उठाया है जिसमें वो कौमी इत्तेफाक रह जाए? कोई एक इशू कश्मीर पर नहीं होने दिया उन्होंने। सर माजी में नहीं हुआ, आज वो डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। ऐसा हो जाए, पर मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार कर रहा हूँ। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, कि मुझे शक है वज़ीर आज़म कौमी कंसेंसस नहीं बनाना चाहते। देखिए, अपोजिशन का मसला ये है कि अपोजिशन कुछ करे तो खान साहब कहते हैं कि करैक्टर ढीला है, और खुद वही काम करें तो इन्हें 100 खून माफ हो। अपोजिशन खामखा दुहाइयाँ दे रही है कि हुकूमत हमें साथ लेकर नहीं चलती, जबकि खान साहब अपोजिशन के साथ चलना ही चाहते हैं। खान साहब ने तो सियासत के बाब में से वो सफाई फाड़ दिया है, जिस पर शायद कौमी यकजहती, मुफाहमत या सियासी इस्तेहकाम का कोई चैप्टर था। अपोजिशन पर तो ये इल्ज़ाम है कि वो सियासत कर रही है, लेकिन खान साहब बिल्कुल कोई सियासत नहीं कर रहे। अब खान साहब ने टाइगर फोर्स बना दी है। खदशा ये कि जितनी नफरत इन्हें सियासी मुखालफिन से है, क्या राशन बांटते वक्त वो नफरत छुपा पाएंगे, इंसाफ कर सकेंगे? क्योंकि अगर क़यादत का करैक्टर ढीला है तो फिर जिन्होंने उनको वोट दिए थे उनका करैक्टर तो उससे भी ज़्यादा ख़राब है। तो खान साहब के बारे में बदकिस्मती से तासुर पहले से मौजूद है कि वो जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो किसी की सुनेंगे नहीं। ये उनके आने से पहले लोग कहते थे खान साहब वज़ीर बन के किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि क्रिकेट में वो सरफिरे कप्तान के तौर पर जाने जाते थे, पहचाने जाते थे। खान साहब सुनते किसी की नहीं थे। मेरी टीम मेरी मर्जी उनका स्लोगन था। तो कई नौजवान टैलेंटेड होने के बावजूद इसलिए महरूम रह गए कि खान साहब के म्यार पर पूरा नहीं उतरते थे। आज जब उन्हें इक़्तिदार मिल चुका है तो वो उसी रवायत पर कायम है, तो इसमें कसूर उनका नहीं है। वो मिजाज तो खान साहब का शुरू से ऐसे ही है। कसूर उनसे ज़्यादा उनका है जो ये सब कुछ जानने बूझने के बावजूद उन्हें इक़्तिदार में लेकर आए थे। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर फिरदौस अर्शी कमान गुफ्तगू कर रही हैं उस पॉलिसी के ऊपर, जिस पॉलिसी के मुताबिक जिन लोगों में कोरोना वायरस के सिम्टम पाए जाते हैं क्या उन्हें क्वारंटाइन में रखना चाहिए या उन्हें घर पे रहने की इजाज़त। 2 कंट्रोवर्सीज हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले डॉक्टर फिरदौस अर्शी कमान और फिर हुकूमत की एक और आला शख्सियत इस हवाले से क्या कहती है, तो दोनों का ज़रा सुन लें तो फिर आपको समझ में आ जाएगी कि इस हवाले से हुकूमत की पॉलिसी क्या कहती है और वो कहाँ खड़े हैं। एक तजवीज़ आपके इत्तेहादी हैं काफ लीग, उनके मोहन सलाई साहब कहते हैं कि जी जिनका टेस्ट पॉजिटिव आता है उन्हें घर में सेल्फ आइसोलेशन में रहने दिया जाए, जिनको ज़्यादा अगर कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो क्या ये हुकूमत, आपकी हुकूमत भी ऐसी कोई तजवीज़ पर गौर कर रही है? क्योंकि ये भी शिकायत हो रही है कि हर जगह पर इंतजामात इतने बेहतर नहीं है कि जहाँ पर आप लोगों को रख सकें। आदिल, ये तो कोई दुनिया की जितनी बड़ी भी बेस्ट इकोनॉमी है, आपने देख लिया इतने बड़े चैलेंज को वो भी ओवरकम नहीं कर सके। तो हमारा तो पहले ही जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि एकदम से इतना बड़ा लोड ले सके। लिहाजा कीपिंग इन व्यू दी ग्राउंड रियलिटीज़, आपको ये देखना है कि इस वक्त आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है। बेस्ट ऑप्शन में आपने सबसे पहले इसका कॉन्टैक्ट पर्सन जो है उसको मिनिमाइज़ करना है, आइसोलेशन की तरफ जाना है और कोशिश करनी है कि 1:9 की जो रेशो है वर्ल्ड वाइड, कि अगर एक फ़र्द को हुआ तो उसके इर्द गिर्द 9 अफराद जो हैं अल्टीमेटली उसकी ज़द में आएंगे। वो फैमिली हो या उनके दोस्त अहबाब हो या जिस ऑफिस या माहौल में वो काम कर रहा है वो अफराद हों। तो ये तो एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। अब जो ये तजवीज़ है कि उनको सेल्फ क्वारंटाइन एट होम रखा जाए, तो ऐसा होता नहीं है। लोग जो हैं इसको सीरियस ले नहीं रहे, और जब कोई एक सीरियस नहीं लेता तो वो गैर दानिस्ता तौर पे लाइल्मी में बहुत सारे और अफराद के लिए खतरा बन जाता है। तो मोहन सलाई साहब की ये तजवीज़ काबिल अमल नहीं है।
ये काबिल अमल इसलिए नहीं है कि सेल्फ क्वारंटाइन घर के अंदर कोई डॉक्टर हो, कोई पढ़ा लिखा ऐसा शख्स या बाशऊर फर्द जिसको हेल्थ हैजर्ड का पता और इन चैलेंजेस से आगाह हो, तो वो तो उस पर ये आप रिस्ट्रिक्शन लागू कर सकते हैं, लेकिन हर बंदे पे नहीं कर सकते। हमारे अक्सरियत जो है वो इस बीमारी के ओवरऑल चैलेंजेस से ही नावाकिफ है। आपके ख्याल में वो फैलेगा ही फैलेगा, वो अपना ख्याल नहीं रखेगा करने के बावजूद भी वो फैलेगा ही फैलेगा ना। वो लाइल्मी में अपने घर को कंटेमिनेट कर देगा और बहुत सारे उसकी वजह से जो चेन है, ठीक, तो ये डुएबल नहीं है। ओके डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, वो बढ़ती जाएगी तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक, आप जरा ये बताइएगा कि देखिए, लगता यूँ है कि हुकूमत खुद भी कंफ्यूज है, लोगों में भी कंफ्यूजन फैला रही है। मुशीर इत्तलात साहिबा का दावा ये कि लोगों को घरों में क्वारंटाइन नहीं किया जा सकता, जबकि पंजाब की वजह से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये कह दिया कि लोगों को घरों में रखने की हमने पॉलिसी बनाई, यानी अगर कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया तो इस सूरत में लोग घरों में खुद को महफूज रख सकते हैं, जबकि वफाकी वज़ीर का बयान कुछ और है और सूबाई वज़ीर का बयान कुछ और है। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी सुन लेते हैं कि वो क्या कहती है। इत्मीनान का तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो ज़्यादा परेशान कुन लोगों को बात होती है कि शायद जब वो कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव होंगे तो उनको अस्पतालों में ले जाया जाएगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इसलिए किया जाता है कि एक तो आपके घर वालों को इस कोरोना वायरस से बचाना पड़ेगा, आपके महल्ले वालों को बचाना पड़ेगा, और दूसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि सेल्फ आइसोलेशन पे भी अब हम इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अब जैसे इस वक्त मेयो अस्पताल के अंदर हमारे पास तकरीबन 67 लोग हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता तादाद अस्पतालों में भी बढ़ रही है। और हम ये चाहेंगे कि जिन लोगों में कोरोना वायरस हो और उनको कोई सिम्टम्स नहीं है तो वो बहुत बेहतर होगा कि वो सेल्फ आइसोलेट कर लें। लेकिन ये पॉलिसी जो है ये इस वक्त बनने लगी है इन कोलैबोरेशन विद द फेडरल गवर्नमेंट, और वो इंशाल्लाह कल शाम तक आपके सामने आ जाएगी। तो लोगों को परेशान इसी से लगता है कि हुकूमत में किसी न किसी सतह पर कोऑर्डिनेशन की कमी है, यानी डॉक्टर फरदा अशरफ कह रही है कि बिल्कुल नहीं रख सकते और डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही है कि हम पॉलिसी बना रहे हैं और लोग घरों में रह सकते हैं। तो हुकूमत की कन्फ्यूजन की वजह से अवाम भी कन्फ्यूज है कि वो क्या करें। पहले तो हुकूमत को अपनी कोऑर्डिनेशन बेहतर करने की ज़रूरत है, 4-6 आम सवालों के जवाब लिखकर सबको व्हाट्सएप कर दे ताकि बयानिया तो एक रहे, ये कौन सा मुश्किल काम है। दूसरी बात, जो हुकूमत बार बार इस बात का हवाला दे रही कि बड़े बड़े मुल्क उसे रोकने में नाकाम हो गए, तो इससे लगता यूँ कि हुकूमत किसी मतवक्को नाकामी की सूरत में अभी से बयानिया बिल्ड कर रही है, पेशकदमी कर रही है। तो ये ज़रा वो अच्छी बात नहीं है। हुकूमत ने खासा बेहतर काम किया है, लेकिन बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। जितना करना था उतना नहीं किया है, अभी काम करने की ज़रूरत है। बस अपनी नाअहली और किसी गफलत का बिला सबब जवाब फराहम ना किया जाए तो बेहतर रहेगा। ये जो अनलॉजिकल आप देते रहे कि यूँ नहीं हमने यूँ किया, इससे लगता है कि कई नाअहली नलायकी छुपाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को हुकूमत की इस्तिताअत का और अपनी बेबसी का अच्छी तरह अंदाज़ा है। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों तबसरों तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम खिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।